हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीडीएस ज्ञानी बाबा में। तो आज हम जीडीएस टू एमटीएस एग्ज़ाम 2025 के लिए क्लास नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक रहने वाला है पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज़। पोस्ट ऑफिस में कौन कौन से हॉलीडेज़ होते हैं, कितने हॉलीडेज़ होते हैं। तो मैं बता देता हूँ, पोस्ट ऑफिस में जो कंपलसरी टोटल हॉलीडेज़ है वो 17 है। टोटल कितने हैं? 17, जिसमें से 14 हॉलीडेज वो है जो कंपलसरी है। 14 हॉलीडेज क्या है? कंपलसरी है, जो हर जगह रहते हैं। बाकी के जो 3 हॉलीडेज है वो सर्कल टू सर्कल चेंज होते हैं। कहाँ? सर्कल टू सर्कल चेंज होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वो 14 हॉलीडेज कौन से रहने वाले हैं। तो इस लिस्ट में दे रखा है, पहला है रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। दूसरा है इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को। तीसरा है महात्मा गांधी बर्थडे, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। चौथा है ईद उल जुहा या बकरा ईद। पांचवा है मुहर्रम। छठा है ईद उल फितर। सातवां है गुड फ्राइडे। आठवां है क्रिसमस डे। नौवां है बुद्ध पूर्णिमा। 10वां है गुरु नानक जयंती। 11वां है महावीर जयंती। ये लिस्ट पुरानी बुक के हिसाब से है। इसके अलावा जो आए हैं इसमें जुड़े हैं, जैसे हम देख लेते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे हमारे जुड़े हैं वो मैं बता देता हूँ। तो 12 नंबर जो है वो है ईद अ मिलाद। क्या याद रखना है? ईद अ मिलाद। और 13 नंबर जो है वो है दशहरा। 13 नंबर है दशहरा। और 14 नंबर है दिवाली, जो कि फिक्स कर दिए गए हैं। तो टोटल 14 हॉलीडेज जो फिक्स्ड हॉलीडेज है उसमें ये भी आएंगे, ईद ए मिलाद, दशहरा और दिवाली। ठीक है, तो ये 14 के 14 आपको याद करने हैं। इसमें पहला हो गया रिपब्लिक डे, दूसरा हो गया इंडिपेंडेंस डे, तीसरा महात्मा गांधी जयंती, चौथा ईद उल जुहा, पांचवा मुहर्रम, ईद उल फितर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, महावीर जयंती, ईद मिलाद, दशहरा और दिवाली। तो ये 14 हॉलीडेज हमको याद रखने हैं। उसके अलावा जो 3 हॉलीडेज हो बचे हैं वो हर सर्कल टू सर्कल चेंज होता है। जैसे साउथ में अलग फेस्टिवल्स होते हैं जो नॉर्थ में नहीं मनाए जाते हैं, जो नॉर्थ में मनाए जाते हैं वो साउथ में नहीं मनाए जाते। तो उस करस्पॉन्डेंस के हिसाब से वो सर्कल टू सर्कल फिक्स कर दिए जाते हैं कि वो 3 हॉलीडेज कौन से रहेंगे। तो ये तो रहा हमारा पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाला टॉपिक पूरा। तो ये हमको सारे पूरे 14 के 14 याद करने ज़रूरी है। ये याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है कि ये हॉलीडे को छुट्टी होती है या नहीं होती है। अगला हमारा क्लॉज है पेमेंट ऑफ पोस्टेज। तो इसमें है डिजायरेबिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। इट इज द एंडेवर ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू फॉरवर्ड बाय द अर्लीस्ट पॉसिबल मेल एंड इफेक्ट डिलीवरी एज एक्सप्रेसली एज पॉसिबल ऑफ ऑल फुल्ली प्रिपेयर्ड पोस्टल आर्टिकल्स। जो भी पोस्टल आर्टिकल्स होते हैं अगर वो प्रीपेड है फुल्ली, मतलब जितने जैसे स्पीड पोस्ट है 42 रुपये लगते हैं, तो 42 रुपये अगर प्रीपेड है तो पोस्ट ऑफिस उसको जल्दी से जल्दी डिलीवर करने की कोशिश करेगा। अर्लीस्ट पॉसिबल मेल डिलीवरी करने की कोशिश कौन करेगा? पोस्ट ऑफिस। अनपेड आर्टिकल्स और आर्टिकल्स ऑन विच द पोस्टेज इज नॉट फुल्ली प्रीपेड are not afforded any greater security in transmission or other unregistered mail। जो आर्टिकल्स अनपेड है होते हैं, जैसे उन पे पूरे डाक टिकट नहीं लगाए गए हैं, जैसे 42 रुपये का है 30 रुपये ही लगाए गए हैं, तो उस मामले में पोस्ट ऑफिस क्या करता है, उसको पूरी तरह सिक्योरिटी नहीं देता है ट्रांसमिशन के लिए। और उन आर्टिकल्स पे क्या हो सकता है? ऑन दी अदर हैंड सच आर्टिकल्स आर लाइबल टू डिटेंशन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सिंग द पोस्टेज ड्यू ऑन देम। उन आर्टिकल्स को रोका जा सकता है, उन पे टैक्सिंग का
पर्पस लगा सकता है, टैक्स लगा सकते हैं, और उस आर्टिकल्स को रोक के कि इस पे इतने पेमेंट आपने नहीं की है, उस पर इतने चार्ज लगेंगे, तो आपको इतने रुपए देने हैं, तो ये आपका आर्टिकल डिलीवर किया जाएगा। दे आर ऑल्सो नॉट इश्यूड अलॉन्ग विद द स्पेशल डिलीवरीज इंटेंटेड ओनली फॉर अनरजिस्टर्ड मेल हेल्ड ओवर फॉर द जनरल डिलीवरीज फॉर ऑल क्लासेस। और उनको कोई भी स्पेशल डिलीवरी में नहीं डाला जाएगा, उनको एक ऑर्डिनरी के थ्रू देखा जाएगा। तो अगर वही है कि पेमेंट हम पूरी करते हैं, फुल्ली उसको प्रीपे करते हैं, तो वो टाइम टू टाइम डिलीवर करेगा पोस्ट ऑफिस। अगर नहीं करते हैं तो उसमें पोस्ट ऑफिस इतना ध्यान नहीं देता है, उसमें आपके टैक्स भी लग सकता है, चार्ज भी लग सकता है। तो अगला है पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी। पेमेंट ऑफ पोस्टेज इज नॉर्मली टू बी इफेक्टेड बाय मीन्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स इश्यूड बाय द इंडियन पोस्ट ऑफिस अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी हम डाक बुक करते हैं तो नॉर्मली ज़्यादातर उसको हम स्टैम्प्स के थ्रू पे करते हैं। जो पोस्टेज स्टैम्प्स लगाते हैं उसके ऊपर, वो एक अपना पेमेंट का जरिया होता है। जैसे हमने उस पर 42 रुपये लगा दिए, तो वो 42 रुपये के डाक टिकट लगाए और वो हमारा पेमेंट हो गया हमको। तो जनरली वो करते हैं, और हम कैश में भी कर सकते हैं। तो जो पोस्टेज होते हैं उनको कौन इश्यू करता है? इंडियन पोस्ट ऑफिस इश्यू करता है। और किसके ऑथराइजेशन में इश्यू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑथराइजेशन पे इश्यू करता है। द पोस्ट ऑफिस इश्यूज ऑल्सो सर्टेन आइटम्स ऑफ स्टेशनरी लाइक envelopes, inland letter cards, postcards with the value of the requisite stamps imposed। पोस्ट ऑफिस और क्या चीज़ें इश्यू करता है? इनलैंड लेटर कार्ड्स इश्यू करता है, एनवेलप्स इश्यू करता है, पोस्ट कार्ड्स इश्यू करता है जिसपे पहले से स्टैम्प्स लगे हुए होते हैं। वो लिफाफे हो गए, इनलैंड लेटर कार्ड्स हो गए या पोस्ट कार्ड्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें भी पोस्ट ऑफिस इश्यू करता है। इफ़ द postage required on such embossed postal stationery is more than the value of the stamp print article, the difference can be made good by affixing additional postage stamps of requisite value। जैसे मान लो हमने कोई पोस्ट कार्ड लिया है, जैसे उस पर 5 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ है, और उसका वेट हमने इतना कर दिया है कि वो 5 से ज़्यादा का हो गया, 10 रुपये का चाहिए उसको बेच किलो, तो उस पर हम अलग से 5 रुपये का डाक टिकट लेके लगा सकते हैं, जिससे उसकी वैल्यू पूरी हो जाए। ऐसा हम कर सकते हैं। द डिनोमिनेशंस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड द वेराइटीज ऑफ पोस्टल स्टेशनरी इशूड बाय द इंडियन पोस्ट ऑफिस have been indicated in the appendix to the part। Post offices also sell revenue stamps issued by the central government। These stamps cannot be used for payment of postage। पोस्ट ऑफिस क्या करता है? वो रेवेन्यू स्टैम्प्स भी सेल करता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, लेकिन जो रेवेन्यू स्टैम्प्स होते हैं उनको हम पेमेंट का जरिया नहीं मान सकते। उनके अदर काम्स होते हैं, रेवेन्यू स्टैम्प्स का कचड़ी में काम होता है, तो वो रेवेन्यू स्टैम्प्स पेमेंट का जरिया नहीं होते। वो उनको पोस्ट ऑफिस सेल करता है, बस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किया जाता है। Postage charges can also be paid by means of a proper impression or impressions of a franking machine, or in certain cases in cash as indicated in clause 11 and 12 respectively। पोस्टेज चार्जेस और कैसे कर सकते हैं? जैसे प्रॉपर इम्प्रेशन होता है, जैसे फ्रैंकिंग मशीन होता है, उसका प्रॉपर जो इम्प्रेशन होता है उसके द्वारा हम पे कर सकते हैं, या हम कैश में भी पे कर सकते हैं। Philatelic Bureaus। In order to cater to the needs of philatelists and stamp collectors, the department has set up philatelic bureaus at the principal post offices। फिलेटलिस्ट कौन होते हैं? जो ये ऐसे स्टैम्प्स और ये चीज़ें कलेक्ट करते हैं, तो उनके लिए, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए पोस्ट ऑफिस, बहुत सारे पोस्ट ऑफिस में फिलेटलिक्स ब्यूरोस बनाए गए हैं। इसमें जो बता रखा है इतने सारे ऑफिस में, अब तो बहुत ज़्यादा ऑफिस में ये खुल गए हैं, तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कौन कौन से ऑफिस में है। अब लगभग बहुत सारे जो हेड ऑफिस लगभग सारे हैं, उन सभी में खुल गए हैं। ओवरसीज ऑर्डर्स आर एग्जीक्यूटेड एट द
इंडियन फिलेटेलिक ब्यूरो जो बॉम्बे जीपीओ बॉम्बे। ओवरसीज ऑर्डर्स जो भी आते हैं इससे रिलेटेड उसको कौन पूरा करता है? जो इंडियन फिलेटेलिक ब्यूरो है बॉम्बे में, बॉम्बे जीपीओ बॉम्बे, बॉम्बे में जो फिलेटेलिक ब्यूरो है वो पूरे करता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ओवरसीज ओवरसीज जो फिलेटेलिक ब्यूरो के ऑर्डर्स होते हैं उनको कौन पूरा करता है, कौन से ऑफिस से उनको पूरा किया जाता है? इंडियन फिलेटेलिक ब्यूरो बॉम्बे जीपीओ बॉम्बे से पूरा किया जाता है। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, आगे फ्रैंकिंग मशीन का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक कुछ अगर समझ में नहीं आया है तो मेरे को कमेंट में बता दें कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, इससे बारे में मेरे को बताओ, तो मैं आपको कमेंट में उसका जवाब दे दूंगा पूरा। और ऐसे ही हमारा सपोर्ट बनाए रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी वीडियोस देख के तैयारी कर सके। थैंक यू वेरी मच।